चलिए रिकॉर्डिंग नाउ स्टार्टेड एंड नाउ आवर टॉपिक इज हाउ इज माइंड रिलेटेड टू। तो पहले हमको चीज़ों को स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा, तब हम उस क्वेश्चन का आंसर समझ पाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि वैशेषिक फिलोसफी में उन्होंने क्या बताया है, सप्त पदार्थ बताया, ठीक है ना। सप्त पदार्थ तो बताए हैं, बट जो मेन तत्व है, जैसे कि आप सभी को पता है, हम सबको पता है कि 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी और ये पूरा क्रिएशन बना है। हम मानते हैं ना पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है और एंड में वो पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है, ऐसे हम मान के चलते हैं। बट जो वैशेषिक फिलोसफी है ना, उन्होंने जो मेन एलिमेंट्स है वो 5 की जगह 4 माने, ठीक है। यहीं से आप अपने क्वेश्चन के आंसर पे जा रहे हैं, ठीक है। पहले एक बेस रेडी करना पड़ेगा जिससे आपको समझ में आए। तो 4 तत्व उन्होंने कौन से माने? अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। आकाश को नहीं माना। क्यों नहीं माना? उनका कहना था कि अग्नि में अगर हाथ डालेंगे तो अग्नि हमको फील होगी, दैट मीन्स हाथ जलेगा, तो मतलब फील हो रही है चीज़। उसके बाद जल, जल में आप पानी में हाथ डालोगे तो हाथ गीला हो जाएगा, मतलब आप उसको अनुभव महसूस कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, दो सारी चीज़ों को। उसके बाद आया वायु। वायु को, एयर को आप अपनी बॉडी पे गर्म ठंडा फील कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि वायु चल रही है नहीं है अपने अराउंड सराउंडिंग में। उसके बाद है पृथ्वी। पृथ्वी मतलब जिस पे हम चलते सोते उठते बैठते हैं, पृथ्वी, उसको भी आप फील कर पा रहे हो परसेप्शन के थ्रू, अपनी ज्ञानेंद्रियों के थ्रू। बट आकाश तत्व को इन्होंने नहीं माना, बिकॉज इनका बोलना है कि आकाश तत्व फील नहीं होता। अगर हम आकाश में हैं, लाइक हम प्लेन में हैं, तो जब उससे आकाश के बादल टकराते हैं तो उसको कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, कोई नुकसान नहीं होता, आसपास से वो निकल जाते हैं टकरा के, बट वो फील नहीं होता। दैट मीन्स उसका बोलना है जो चीज़ फील नहीं होती वो उसको हम मेन एलिमेंट तो नहीं मानेंगे। मेन एलिमेंट नहीं माना उन्होंने, उसको बाद में सपोर्टिव माना है, सपोर्टिव एक सपोर्टिंग एलिमेंट है, बट मेन में 4 को ही माना। में कौन से? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी। अब इनसे सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? इनसे, ये सब जड़ थे। जड़ मतलब जिनमें खुद में कोई चेतना नहीं होती है, कोई खुद का कोई मतलब उनमें अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती। तो ये सब जड़ होने की वजह से ईश्वर, ईश्वर को वैशेषिक फिलॉसफी ने इम्पोर्टेंस दिया है कि इन जो चारों जड़ चीजें हैं, जड़ मतलब जिनमें इमूवेबल, जिनमें कोई अपने अंदर अपने आप में चेतना नहीं है। जैसे हमारी बॉडी क्या है? जड़ है। अगर उसमें आत्मा नहीं है तो हमारी बॉडी कुछ कर सकती है क्या? नहीं। आत्मा जब निकल जाती है तो हमारी बॉडी पूरी तरह से विदाउट एनी मूवमेंट हम पड़े रहते हैं। वैसे ही ये सब जो जितने भी एलिमेंट चारों बताए, इनमें इनमें अगर ईश्वर ऐड नहीं होता, ईश्वर इनको कुछ नहीं, इनके ऊपर प्रोसेस नहीं करता, तो सृष्टि नहीं बनती। तो ये 4 मेन एलिमेंट है, इन ईश्वर ने मिला के, ईश्वर ने इन सब पे प्रोसेस करके सृष्टि का क्रिएशन किया, ठीक। तो ये कंसेप्ट है मेन। अब जाएंगे आगे के आकाश कहाँ से आया। तो प्रमाण को बाद में पढ़ेंगे। हाँ, अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। अ, जैसे कि हमको पता है कि 4 मेन है, उसके बाद आकाश को क्यों नहीं माना गया वो भी हमने पढ़ लिया। अब इन्होंने आकाश को सपोर्टिव माना। सपोर्टिव क्यों माना? इन्होंने बोला कि जहां जहां पे भी स्पेस है वहां वहां आकाश है, बट वो मेन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। बट वो मेन एलिमेंट नहीं है, मतलब वो एक सपोर्टिव एलिमेंट की तरह काम करता है। अब इन चारों परमाणु, ये है परमाणु, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी, इनको परमाणु माना है, ठीक है। जो कि जड़ है, सृष्टि के निर्माण में अपने आप में असमर्थ है, ईश्वर ने उनको बाकी के जो एलिमेंट है उनके साथ मिला के सृष्टि की रचना की, बाकी के एलिमेंट। अब आएंगे बाकी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, बताती हूँ। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी हो गया। अब आया आकाश। आकाश मेन नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। आकाश एक सपोर्टिव एलिमेंट है, मतलब इन सबको मिला के जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तो जिस जिस जगह पे स्पेस एलिमेंट की जरूरत थी वहां वहां पे आकाश को माना, बट सपोर्टिव माना कि वो सपोर्टिव एलिमेंट है। इसके साथ आत्मा, दिक, काल, मन, इनको भी माना। तो वो 4 और बाद वाले ये, इनको मिला के कितने हो गए? टोटल 9। काउंट कर लीजिए। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी 4, पांचवा आत्मा, फिर 6 दिक, 7th काल, 8 मन एंड 9th आकाश। 9th आकाश। तो ऐसे हुए टोटल 9। इनमें से अब आपको समझ में आ गया, जो स्टार्टिंग के 4 है वो है मेन एलिमेंट, मतलब वो है परमाणु। बट उनमें, ठीक है, इनमें 4 मेन एलिमेंट है, परंतु इनमें जो बाकी के मिलाए गए उन
टोटल, अब इन सबको मिला के क्या बोलेंगे, द्रव्य। इनके बिना ये शरीर या पूरी सृष्टि कंप्लीट नहीं होती। अब आएंगे अपने क्वेश्चन पे कि कैसे कनेक्टेड है वो। मतलब क्वेश्चन क्या था, हाँ, हाउ माइंड इज कनेक्टेड द परमाणु। तो ये हुए परमाणु, ठीक है। तो हमारा माइंड कैसे कनेक्टेड है, हमारा माइंड दिखता नहीं है, मतलब उसको द्रव्य बोला गया है। द्रव्य क्यों, उन्होंने बोला है अपनी पर्सनालिटी में ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिसकी जो कभी चेंज नहीं होती, चेंज नहीं होती। तो हमारा मन कभी चेंज होता है, नहीं होता। आत्मा कभी चेंज होती है, नहीं होती। दिक काल और क्या चीजें बताइए, मन। दिक काल मन आत्मा ये कभी चेंज नहीं होते, और आकाश तत्व भी कभी चेंज नहीं होता हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में स्पेस जहाँ जाए, जैसे लाइक आपका एब्डोमेन है, एब्डोमेन में स्पेस है, खाली जगह है, उसको बोलेंगे आकाश। ऐसे भी बॉडी में जहाँ भी कान है, कान की जो कैविटी है वहां पे आकाश तत्व है। तो इन 9 तत्वों से हमारी बॉडी बनी है। अब माइंड कैसे कनेक्टेड है, माइंड है एक द्रव्य। माइंड एक द्रव्य है जो कि परमाणु, मतलब हमारे जो 4 मेन एलिमेंट थे उनसे कनेक्टेड है। द्रव्य और परमाणु का क्या कनेक्शन है, जो ऐसी चीज जो परमाणु में कभी चेंज नहीं होती, वो है माइंड या अदर एलिमेंट्स। समझ रहे, जैसे समझ लीजिए मेरी बॉडी अभी 4 तत्वों से बनी है, ओनली 4। अग्नि, जल, वायु एंड पृथ्वी। बाद की बात, बाकी बातें बाद में करेंगे। 4 एलिमेंट से बनी है, बट केवल 4 से बन नहीं सकती, ऐसा ईश्वर का कहना था कि केवल 4 से नहीं बन पाएगा, मुझे कुछ और चीजों की जरूरत है। तो उन्होंने और कुछ चीजें क्या ऐड की, मेरे बॉडी में अगर आत्मा नहीं होती तो मेरी बॉडी बन सकती थी क्या, 4 परमाणु से नहीं बन सकती थी। तो उन्होंने आत्मा ऐड किया। देन उन्होंने बोला मन भी जरूरत है, मन जो सोचेगा सब चीजें सब कुछ करेगा, माइंड। देन उन्होंने मन ऐड किया। ये सब द्रव्य है, इनको द्रव्य क्यों बोला गया बताती हूँ। उसके बाद उन्होंने ऐड ऑन किया दिक। दिक मतलब दिशा। उसके बाद उन्होंने ऐड किया काल, मतलब आज से 10 साल पहले भी मैं थी ना, मेरा मन आत्मा यही थे ना। मेरी बॉडी चेंज हो गई, अपर जो लेयर है मेरी बॉडी का वो चेंज हो गया, बट मेरी मन आत्मा तो एज इट इज थे। तो काल को भी एक द्रव्य माना गया है, ठीक है। ऐसे ही ये टोटल हो गए अब 9। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है। मतलब हम 4 चीज़ों, मेन 4 एलिमेंट से बने हैं, उनमें बाकी के और 5 मिला के टोटल 9 किए गए, और उनमें आता है मन, बाकी वाले सपोर्टिव में। तो मन कैसे कनेक्टेड हुआ, मन है एक द्रव्य, क्योंकि बाकी के जो बाद में एड ऑन किए गए 5, ये 5 है द्रव्य। द्रव्य क्या चीज होती है, द्रव्य वो सत्ता है जो कभी चेंज नहीं होती। मतलब मेरी बॉडी में, फिजिकल बॉडी में मेरी लेंथ चेंज हो सकती है, बॉडी की हाइट चेंज हो सकती है, मेरा कॉम्प्लेक्शन भी चेंज हो सकता है ना। मैं अच्छे क्रीम व्रीम फेयर एंड लवली यूज करने लग जाऊंगी तो मेरा कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ऐसे मेरा वीडियो थोड़ा ये डिस्टर्ब हो रहा है क्या, हेलो, ठीक है ना, वीडियो ओके, हाँ। तो उनका कहना है मन एक सेकेंडरी चीज है, मन आत्मा हमारा परमाणु, मतलब अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी के अलावा, जो इन चारों के अलावा मन जो है ना वो द्रव्य है हमारी बॉडी में। तो परमाणु से कैसे कनेक्टेड हुआ, मन है द्रव्य और बाकी बॉडी है परमाणु, वो एक सपोर्टिव फैक्टर है हमारी बॉडी का, ठीक। मन कैसे चेंज होगा, मन मतलब एक मन, मतलब मन के विचार चेंज हो सकते हैं, बट मन चेंज नहीं हो सकता ना। मन में आने वाले विचार चेंज हो सकते हैं, मन चेंज नहीं होता कभी। हमारा जो माइंड है ना, माइंड का जो बैकग्राउंड है वो कभी चेंज नहीं होता, उसके ऊपर आने वाले विचार। अच्छा आप समझिए, ओशिन है, समुद्र है, समुद्र कभी चेंज होता है, समुद्र चेंज होता है, उसके ऊपर आने वाले वेव्स चेंज हो जाएंगे, कभी तेज आएंगे, कभी हल्के आएंगे, कभी नहीं आएंगे उसमें वेव्स। अगर हवा नहीं है तो वेव्स नहीं आएंगे। तो जो थॉट है ना वो वेव्स की तरह होता है, बट ओशिन तो अपनी जगह पे है, ओशिन का पानी अपनी जगह पे है, ठीक है। तो मन चेंज नहीं बोल सकते, मन और आत्मा कभी चेंज नहीं होते उनके अकॉर्डिंग, न्याय फिलोसफी के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं कि मैं आपको फोर्सफुली बोलूँ कि नहीं चेंज नहीं होता, ओके। तो न्याय फिलोसफी के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है मन आत्मा कभी चेंज नहीं होते, उसी से हमारी पर्सनालिटी बनती है। मतलब मैं जब छोटी बच्ची थी, 4 साल 5 साल की, तो मेरे अंदर का जो द्रव्य चीजें है ना वो भी आज की तरह ही थी। हाँ, मेरे में चेंज कहाँ आया, अपर अपर बॉडी में, मेरी हाइट में, मेरी हेल्थ में, हाँ, मेरी जो विजिबल जो मैं लोगों को दिखती हूँ उन सब चीज़ों में चेंजेस आए, बट मेरी मन आत्मा इंटरनल मेरी चीज़ें इनमें चेंज नहीं आया, वो है द्रव्य। इस तरह से हमारा माइंड कनेक्टेड है परमाणु, मतलब हमारे बाकी चारों एलिमेंट से, ठीक है। तो ये हुए आत्मा, दिक, काल, मन और आकाश, ये हुए सपोर्टिव एलिमेंट्स। और अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ये हुए मेन एलिमेंट। तो आप इनको ऐसे अलग करके
9 में से 4 को अलग और 5 को अलग सेट बना के उनके सामने लिख लीजिए, तो आपका ये कंसेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा कि है 9, टोटल 9 है, बट 4 इसमें मेन है जिससे बॉडी बनती है, बट उन केवल चारों से नहीं बन सकती, उनमें थोड़ी और एडिशनल चीज़ें लगती है। तो वो कौन-कौन सी हैं? देखो, मेन है अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ये 4 एलिमेंट मेन है न्याय फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, बट सपोर्टिव एलिमेंट जिनको हम बोलते हैं द्रव्य, 4 जो मेन थे उनको बोलते हैं परमाणु। ओके, 4 जो थे उनके सामने ऐसे ब्रैकेट बना के परमाणु लिख दीजिए और उनके लिए सामने लिखिए दीज आर मेन एलिमेंट्स। उसके बाद जो बाकी के हैं ना, आत्मा, दिक्, काल, मन और आकाश, ये भी ज़रूरी है सृष्टि के निर्माण और हमारे लिए, बट ये सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं। इनको सपोर्टिव माना है, मेन एलिमेंट नहीं माना। क्यों? क्यों नहीं माना? बिकॉज़ ये दिखते नहीं है, नहीं दिखते ना। आत्मा दिखती है? नहीं दिखती। मन दिखता है? नहीं दिखता। यस, पवन जी, करेक्ट बोला आपने। ऐसे समझ सकते हैं। दिखता नहीं है इसलिए उनको सपोर्टिव मान लिया, इसलिए उनको द्रव्य मान लिया जो, हाँ, और जो इनको महसूस कर सकते हैं उनको मेन एलिमेंट मान लिया, इसलिए उनको परमाणु मान लिया। अब तो आई थिंक सो क्लियर होगा, मुझे लगता है। ममता जी, जिस दिन से क्लास उस दिन से नहीं हुआ ना, मेरे माइंड में भी यही क्वेश्चन था। मैं क्लास नहीं ले पा रही थी, बट मैंने उसका आंसर तभी सर्च करके रखा था आपको बताने के लिए, बट क्लास नहीं हो पा रहा था किसी रीज़न से। वेलकम। मुझे लगा था अभी, अच्छा आप लोग तो फर्स्ट ईयर में हैं अभी, ना मैं भूल गई थी। नहीं मीन्स मुझे लगा था फर्स्ट ईयर में तो बड़े मासूम लोग होंगे, बड़े खतरनाक क्वेश्चन लेके आते हो आप लोग। बट अच्छी बात है, उससे हम काफ़ी एनालिसिस कर पाते हैं चीज़ों को, यही तो स्टडी है, यही तो स्टडी है। इसी तरीके से स्टडी की जाती है फिलोसफी को, क्योंकि हमारे माइंड में क्वेश्चन ही ना आए। हाँ जी, भारती जी। हाँ, 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 ऐसे बोल सकते हैं। मतलब आप अगर अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लीजिए तो 4 मेन हैं और 5 सपोर्टिव हैं। इस तरीके से समझेंगे तो न्याय फिलॉसफी आपको याद रहेगी, वरना फिर से बिखर जाएगा। टर्म्स में जाएँगे तो इस तरीके से समझिए कि मेन के बिना तो सृष्टि संभव नहीं है, बट 5 उसमें सपोर्टिव वाले भी ज़रूरी हैं। ठीक है, अब जाते हैं यहाँ से आगे न्याय दर्शन पे। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन इसका दूसरा नाम औलोक्य दर्शन भी है, औलोक्य दर्शन। आचार्य है गौतम, या अक्षपाद गौतम उनका कंप्लीट नेम है। गौतम और अक्षपाद गौतम। अब कहीं-कहीं ये बोला गया है कि जो औलुक्य ऋषि थे, उन्होंने इसका, उसके फाउंडर ये हैं, औलुक्य। इसीलिए इसका नाम औलुक्य दर्शन भी है। अब देखिए, यहीं पे 2 तरह की बातें आ गई कि हम तो मान के चल रहे थे कि न्याय दर्शन के गौतम ही है ऋषि, बट इसमें भी 2 बातें हैं कि किसी ने बोला है कि औलुक्य ऋषि ने फाउंड किया था, तो इस दर्शन का नाम औलुक्य दर्शन भी है। तो लिख लीजिए जस्ट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। दूसरे नाम जो हैं, तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, वाद विद्या, ये सब मिला है कि इनके नाम, ये भी इस नाम से भी इसको दर्शन को जाना जाता है। आपको किसी भी फिलॉसफी के बारे में लिखेंगे, कोई भी फिलॉसफी एक्सप्लेन करेंगे, आपको उसके आचार्य का नाम ज़रूर लिखना है और उसके मेन जो की पॉइंट्स है वो आने चाहिए आंसर में। ठीक है। अब मेन है वो फिलोसफी किस पे बेस्ड है, किस बारे में बात हुई। जैसे अब तक आप सीखते आ रहे, सांख्य फिलोसफी संख्या पे बेस्ड थी, 25 एलिमेंट थे। योग फिलोसफी योग पे बेस्ड थी, है ना। ईश्वर का कंसेप्ट उसमें एक अलग सा बताया हुआ है। देन हमने दूसरे फिलोसफीज देखे, वैशेषिक फिलोसफी देखी। अब वैशेषिक और न्याय का एक ग्रुप है, आप लोग को याद होगा कि हम तो ग्रुप में पढ़ रहे हैं। अब जो पहले वाली फिलोसफी पढ़ी उससे ये काफ़ी कुछ क्लोजली रिलेटेड है। उसके जो कंसेप्ट है इन्होंने एज इट इज माने हुए हैं, कुछ सिर्फ कुछ बातें डिफरेंस है, ऐसे बोल सकते हैं। सो दिस फिलोसफी इज बेस्ड ऑन लॉजिक, फैक्ट्स, लॉजिक और फैक्ट्स पे ये फिलोसफी बेस्ड है। इसलिए इस जो इस फिलोसफी को पढ़ता है, बोलते हैं उस व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाती है, बहुत वो इंटेलिजेंस उसका डेवलप होता है इस फिलोसफी को पढ़ने वाला, क्योंकि इसमें जो फिलोसफी में जो बातें लिखी गई है वो बहुत लॉजिकल है, इसलिए ऐसे बोला जाता है। ठीक है, अब इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग जीवात्मा क्या है वो पढ़ते हैं।
बाद में हम एक लास्ट में एक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जिसमें जीवात्मा, परमात्मा, मोक्ष, ये सारी फिलोसफी के अकॉर्डिंग में एक कंपैरेटिव स्टडी आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो जीवात्मा अकॉर्डिंग टू न्याय दर्शन क्या है? जीवात्मा जैसे हम समझते हैं, जीव मतलब हम, परमात्मा परमात्मा मतलब ईश्वर, एक जो जनरल हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है, जीवात्मा मतलब एक नॉर्मल हमारे जैसा पर्सन। जीव तो है और बट आत्मा जीव के साथ में वो परम आत्मा, मतलब एक सुपर कॉन्शियसनेस, और हम एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। तो जीवात्मा क्या है न्याय दर्शन के? यदि किसी वस्तु में कोई चीज़ है अगर दुनिया में, उनके अकॉर्डिंग हम क्या हैं? न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग कोई जो चीज़ है इस दुनिया में, उसके अंदर सुख दुख, इच्छाएं, गुस्सा, राग द्वेष, इस टाइप की चीज़ें हैं, तो वो जीवात्मा है। मतलब हम समझ रहे थे ना, कोई चीज़, अभी ये स्लेट पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसमें इस टाइप की चीज़ें हैं, सुख दुख, कोई आगे टारगेट है उसका लाइफ में, कुछ नहीं है ना, वो तो एक वस्तु है, वो तो एक चीज़ है, हमारे अंदर है। तो हम ऐसे पर्सन, ऐसी चीज़ जिसके अंदर कोई सुख दुख, इच्छाएं हैं, दुख और सुख की अनुभूति है, उसको बोलते हैं जीवात्मा। या ऐसे बोल सकते हैं जो चेतन है, जो सोच सकती है चीज़ों को, वो है जीवात्मा। अन्यथा वो क्या है? वो एक ऐसी वस्तु है जड़, जैसे कि मैंने ये दिखाया स्लेट, अगर इसमें कोई इच्छाएं, सुख दुख की अनुभूति कुछ नहीं है तो वो जड़ चीज़ है। हम है चेतन, चेतन इसलिए क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है, इसलिए हम जीवात्मा कहलाते हैं, ठीक है ना। लाइक एग्जाम्पल क्या देंगे जड़ चीज़ों का? नोटबुक हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, जिसमें कोई सुख दुख की अनुभूति जिसमें नहीं है, वो सब गुण उसमें नहीं है, वो कहलाता है जड़, और बाकी के सब जीवात्मा। जैसे कि अभी हम एग्जांपल लेते हैं, आजकल के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, आर्टिफिशियल एआई, एआई, ठीक है। तो कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है, परंतु वो उन मानदंडों पे, उन पैरामीटर्स पे नहीं खरा उतरता जो मैंने अभी बोले। कंप्यूटर में आप कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लो, वो बोलने लग जाएगा, वो घर के सारे काम भी कर देगा रोबोट आपके, बट क्या उसके अंदर सुख दुख की कोई इच्छा या सुख दुख की कोई एक्सपीरियंस या अनुभूति होती है क्या उसके अंदर? नहीं, वो तो मशीन ही है ना, अल्टीमेटली आपने बनाया, मैन मेड है, इसलिए वो जड़ में ही आएगा, चाहे वो कितना ही मूवमेंट क्यों ना कर रहा है, बॉडी से मूवमेंट करेगा, आपके काम भी कर देगा, बट वो जड़ में ही काउंट होगा, वो चेतन में काउंट नहीं होगा। तो हम जीवात्मा है जिनके अंदर आत्मा है, सुख दुख की अनुभूति है, ओके। अब इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग मोक्ष क्या है, अभी हम कम शॉर्ट में पढ़ेंगे, बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे सारी फिलोसफी के अकॉर्डिंग। न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग मोक्ष, न्याय दर्शन ने बोला अगर इन 16 पदार्थों की, इसमें भी पदार्थ माने गए हैं, इन 16 पदार्थों के ज्ञान को ही मोक्ष कहते हैं। अब वो 16 पदार्थ कौन से हैं वो हमको आगे डिस्कस करना है, ठीक है। किसका मैसेज है? नॉट एबल टू ज्वाइन, प्लीज शेयर लिंक वंस अगेन। हो गए क्या ज्वाइन? लिया लिंक शेयर करना है। शुभ किसका नाम है? शुभ दिख तो रहा है मुझे, हैंड रेज कर दीजिए, आप ही ने किया था क्या मैसेज? ओके, हो गए ना ज्वाइन जी, ठीक है। तो न्याय फिलोसफी के अकॉर्डिंग 16 पदार्थ माने गए हैं, और उन 16 पदार्थ के बारे में अगर आपने स्टडी कर लिया, उनको समझ लिया, तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। वो कौन से हैं वो पढ़ते हैं। अच्छा, आप ना न्याय दर्शन को इस तरीके से, जैसे कि कोर्ट में जो बहस होती है ना, कोर्ट में जो तर्कों पे बात होती है, फैक्ट पे बात होती है, आप न्याय को उसके साथ में कंपेयर कर सकते हो, वो ही है एक तरह से उसकी स्टडी, मतलब पूरे आपने सब लॉजिकल जो ज्ञान होता है ना, तार्किक ज्ञान, वकील लोग क्या पढ़ते हैं? सारे एक्ट्स पढ़ते हैं, ये ऐसा है तो वो वैसा कर सकते हैं हम, ये जायज़ है, पॉसिबल है, इस टाइप की चीज़, यही तो सब पढ़ते हैं ना वो लोग। तो यही है न्याय दर्शन। अब वो 16 पदार्थ कौन से हैं? पहला है प्रमाण, दूसरा है प्रमेय। आप लोग को एक बुक शेयर की है ना, वहाँ से हेल्प लीजिए नोट्स बनाने में, इंग्लिश हिंदी दोनों भी किया है। इन केस आपको कोई नहीं मिल रही तो बताइए, मैं और पीडीएफ सर्च करके आप लोग को सेंड करने की कोशिश करूँगी। प्रमाण, प्रमेय, संशय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, दृष्टांत, जस्ट अ मिनट, दृष्टांत, सिद्धांत, उसके बाद है अवयव, अवयव बोलते हैं ना हम, क्या बोलते हैं उसको, पार्ट्स बोलते हैं ना, अवयव मतलब पार्ट्स होता है, अवयव,
फिर है तर्क, टोटल ये 16 हो जाएंगे। हाँ, नंबर डालते जाना आप। तर्क, फिर निर्णय, इनके नाम संस्कृत में ही होते हैं तो इनका इंग्लिश नाम आपको नहीं मिलेगा, आप वैसे ही लिखिए निर्णय। उसके बाद वाद, वाद बोलते हैं ना, वाद विवाद, वो वाला वाद, ये 10th होगा आई थिंक। उसके बाद जल्प, जल्प, जल लिखते हैं ना, आधा ल प, जल्प। वितंड, जल्प, वितंड। वितंड के बाद है छल, जाति, हेत्वाभ्यास, हेत्वाभ्यास, आधा भा या स, हेत्वाभ्यास, ये पूरा एक वर्ड है। एंड द 16th इज निग्रह स्थान। इन सब की मीनिंग थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं आएगा, बट मीनिंग पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी 16 चीज़ें हैं जिनको जानने से मोक्ष मिल जाता है। ऐसा न्याय फिलोसफी बोलती है कि इन 16 पदार्थों को अगर आपने जान लिया, इनका ज्ञान आपको मिल गया, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फर्स्ट वन इज प्रमाण। प्रमाण आपको पता है ऑलरेडी, प्रमाण की बात हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं कि प्रमाण कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें प्रमाण माने गए हैं 4 प्रकार के: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। 4 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। एक बार प्रमाण का एक बार आंसर फिर से हम करेंगे डिटेल में, और कौन सी फिलोसफी किस प्रमाण को मानती है ये वहां पे कवर करेंगे फिर से। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण। दिस फिलोसफी कंसीडर दीज 4 टाइप ऑफ प्रमाण, मतलब 4 टाइप ऑफ नॉलेज हम किन तरीकों से प्राप्त करें उसके 4 ये तरीके हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। अब प्रत्यक्ष और सभी आपको मालूम है कि कौन कौन से होते हैं। प्रत्यक्ष होता है जिनका हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है उनके थ्रू हम परसेप्शन करते हैं, देख के, सुन के, टच करके, सूंघ के, स्मेल लेके, मतलब तो हमारी 5 जो सेंस ऑर्गन्स है, उन जिस भी चीज़ से हम देख के तभी हम सच मानते हैं ना। जैसे कोई हमको कुछ बताता है तो हम मानते नहीं है, बोलते हैं अरे हमने तो देखा ही नहीं है, हमने तो सुना ही नहीं, आपको पता नहीं कहाँ से सुना है आगे, तो हम तब तक थोड़ा डाउटफुल रहते हैं। जब हम खुद से सुन लेते हैं और खुद से देख लेते हैं तो हम ज़्यादा मानते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बट कभी कभी कोई जादू दिखाता है तब तो हमारी आंखें जो देखती है वो सच नहीं होता ना, तब हम क्या करेंगे। तो हर चीज़ में होता है ऐसे कि वो मेरा कुछ ऐसे चल रहा है उनका कुछ, तो आंखों का इल्यूजन होता है ना, उस टाइम पे हमको चीज़ें 2 दिख रही है बट उसने उसी को 3 बना दिया, फिर 4 बना दिया, होती है वो एक ही है। तो इसलिए प्रत्यक्ष पे भी है एक सवाल। ठीक है, प्रत्यक्ष हुआ। उसके बाद दूसरा है अनुमान। अनुमान पता चल रहा है, अनुमान लगाना किसी चीज़ का। पहले प्रत्यक्ष कर लेने के बाद पूरे को जान लेना, मतलब जब कोई हमको चीज़ प्रत्यक्ष पता है ऑलरेडी कि आंखों से ऐसी दिखती है और उसकी जैसी दूसरी चीज़ दिखती है, तो हमको पता होता है ना। जैसे कि हमने देखा है कि जहाँ अग्नि, ये वाला एग्जाम्पल आपको मिलेगा, जहाँ अग्नि होती है वहाँ धुआं निकलता है, हम सब ने बचपन से देखा है। ठीक है, अब अगर आपको केवल अगर धुआं दिख रहा है तो आप क्या अंदाजा लगाओगे कि वहाँ ज़रूर आग जल रही है। सोच लोगे ना, आपने वही देखा है, संस्कार में वो है, हमको पता है कि आग के बिना धुआं नहीं निकल सकता। तो अगर कहीं धुआं है तो आप अंदाजा लगा लोगे कि ज़रूर वहाँ आग जली होगी या बुझ गई है, जो भी, बट आग तो थी। तो पहले की प्रत्यक्ष चीज़ की वजह से जो हम अनुमान लगाते हैं दैट इज अनुमान प्रमाण। थर्ड है, अब इन्होंने ना ये फिलोसफी में, न्याय फिलोसफी में अनुमान को 3 पार्ट में डिवाइड किया है: पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतः दृष्टा। पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतः दृष्टा। एक सर को एक सेकेंड ना, मैंने मीटिंग का लिंक तो जो अभी सेंड किया था, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड ना। जस्ट अ मिनट, लिंक शेयर कर रही हूँ फिर से, सर ज्वाइन हो रहे हैं। तो इसमें अनुमान प्रमाण जो है ना उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, बाकी उन फिलोसफीज में नहीं किया उन्होंने। अनुमान मतलब अनुमान जो हमने अनुमान लगाया ना कि धुआं है तो अग्नि, धूम्र है तो अग्नि जरूर रही होगी, उन्होंने उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया। कैसे?
पूर्ववत शेषवत सामान्यतः दृष्टा। पूर्ववत मीन्स जैसे कि हमको पता है सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है। जनरली हमारे माइंड में यही रहता है कि सांप अगर काट ले तो मृत्यु होती है। ठीक है। अब अगर हम किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है परंतु वो अभी भी जीवित है, तो हम क्या अंदाजा लगाएंगे कि अभी नहीं हुई बट सांप के काटने से तो मृत्यु होती ही है ना। तो ये हमारा अनुमान है, ये हमारे संस्कार है कि हमने यही पता है हमको। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हाँ कुछ नहीं होता, सांप के काटने से ठीक हो जाता है, ऐसे तो नहीं बोलते ना हम लोग। इतना इतना कैजुअली तो नहीं लेते सांप के काटने को। तो हमारे जो अनुमान है पूर्ववत, क्योंकि हमें पहले से पता है तो इसलिए आएगा पूर्ववत में। उसके बाद शेषवत, दूसरा वाला शेषवत मतलब कार्य से कारण को जानना। कार्य से कारण को जानना मतलब शेषवत मतलब घड़े को देखकर मिट्टी का अनुमान लगाना। अर्थात वह जब आप घड़े को देखते हो, मिट्टी के घड़े को, तो आपको ये पता है ना वो बना किस चीज से, आपको पता है वो मिट्टी से बना हुआ है। मतलब जो किसी चीज को देख के वो किस चीज से बना हुआ है या कहाँ से उत्पन्न हुआ है वो चीज का पता लगाना है शेषवत अनुमान। मतलब कितना माइनर सा डिफरेंस है, बट वो भी उन्होंने फिलोसफी में अपने लिख दिया। इतना डिटेल में जाके उन्होंने स्टडी किया है और आपका काम बढ़ा दिया अल्टीमेटली कि ये भी याद करो आप कि अनुमान में भी 3 टाइप के हैं। देखते कितना याद रहता है ना फिर एग्जाम टाइम तक। देन थर्ड इज सामान्यतः दृष्टा। सामान्य तो दृष्टा मतलब जब दो चीजें होती हैं उनके बीच का संबंध सामान्य तो दृष्टा प्रमाण में आएगा। जैसे कि समझिए आप चल रहे हैं और सूरज है आपके ऊपर। अब सूरज टाइम के साथ अपनी जगह चेंज करता है, आपको पता है ना सभी को। किसी ने सूरज के ऊपर जाके नहीं देखा, बट जो पेरेंट्स ने बताया हम उसको मान के चलते हैं। मतलब सुबह 10 बजे सूरज की जगह अलग होती है, 12 बजे जस्ट आपके ऊपर, और उसके चेंज होने के बाद में वो धीरे धीरे अपनी जगह चेंज करता है। तो वो कर रहा है या हम कर रहे हैं हमको नहीं पता। पहले तो नहीं पता था ना, पहले हमको नहीं पता था कि पृथ्वी घूम रही है। हमको जब तक नहीं पता था तब तक हम समझते थे कि सूरज अपनी जगह चेंज कर रहा है। नहीं पता था ना। जब पता चल गया, किसी एक ने पता लगा दिया जाके, तो अब हम ये मानने लगे कि सूरज पृथ्वी घूम रही है, मतलब हम दोनों में से कोई एक तो अपनी जगह चेंज कर रहा है, इसलिए सूरज की जगह चेंज हो रही है। तो सामान्य तो दृष्टा मतलब दो के बीच का संबंध, दो के बीच का संबंध है ना, सूरज और हमारे बीच का संबंध, सामान्य तो दृष्टा। ठीक है। तो ये हुए अनुमान प्रमाण के टाइप। अब थर्ड वाले पे आइए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पहला था प्रत्यक्ष, दूसरा अपन अनुमान प्रमाण के ही टाइप्स देख रहे थे। अब थर्ड पे आइए, उपमान प्रमाण। उपमान मतलब उपमा, उपमा मतलब वो वाला उपमा नहीं जो हम खाते हैं ना, उपमा वो वाला उपमा मतलब किसी का एग्जाम्पल दे के समझना। लाइक जैसे कि आपने गाय देखी हुई है, रोज रूटीन में आपने गाय को अच्छे से देखा हुआ है, लेकिन आप जंगल गए तो गाय के जैसा नील गाय जो होती है ना, जिसको बोलते हैं नील गाय, नील गाय गाय के जैसी होती है दिखने में। तो नील गाय आपने फर्स्ट टाइम देखी, लेकिन देखते ही आप बोलोगे अरे ये तो गाय की जैसी है, बिकॉज वो पूरी ऑलमोस्ट गाय की जैसी सिमिलर है। तो उपमा किसकी दी, नॉर्मल गाय की, जिसको हम डेली देखते हैं, डेली रूटीन में हमने वही देखी। बट जंगल में गाय पहली बार देखी, बट दोनों सिमिलर लग रहे थे तो आपने गाय के समान मान लिया। हाथी के समान क्यों नहीं माना, क्योंकि उसका जो बॉडी थी वो सिमिलर लग रही थी गाय के, ना कि हाथी के। तो वरना आप हाथी जैसा भी मान लेते, क्योंकि आपने देखा तो हुआ है। बहुत से लोगों ने जंगल में नहीं देखा होगा, बट टीवी में देखा है। तो हम जो देखते हैं उसके साथ में उसको कहीं ना कहीं रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला जो प्रमाण है वो उपमान, जहाँ पे एग्जाम्पल यूज होता है। एंड देन शब्द प्रमाण, लास्ट है ये चौथा प्रमाण, शब्द प्रमाण। अब यहाँ पे वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। शब्द मतलब वर्बल टेस्टिमोनी, किसी ऑथोराइज पर्सन की बात पे भरोसा कर लेना इस शब्द प्रमाण। मोदी ने जो बोला, मोदी जी ने बोल दिया नोट बंद तो बंद, और भी बोलेगा फ्रेंड आगे कल से नोट बंद, तो कतई नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अरे तुमको क्या पता है, जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आता, हम टीवी में देख नहीं लेते न्यूज़, तब तक हम नहीं मानेंगे। तो वर्बल टेस्टिमोनी किसी अथोराइज पर्सन की बात पे बिलीव करना। कल मैम का मैसेज आया था जन्माष्टमी की छुट्टी है, सब ने, कोई किसी ने नहीं पूछा क्लास है क्या, लेकिन अगर आपकी फ्रेंड का मैसेज है ना आज छुट्टी है, तो कोई नहीं मानता, सब पूछते मैम आज के लिंक, मैम आज के लिंक। तो ऑथोराइज पर्सन की बात पे ट्रस्ट करना इज वर्बल टेस्टिमोनी और शब्द प्रमाण। जैसे कि वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी गोल है, तो हम मान के चल ही रहे ना। कौन जाके देख के आता है कि पृथ्वी गोल है, किसने देखी क्या, देखेंगे भी नहीं शायद लाइफ में। किसी वैज्ञानिक ने जाके देखा और हम सबको बता दिया। अब हम लाइफ टाइम यही मानेंगे कि पृथ्वी राउंड शेप है, स्क्वायर नहीं है। किसी ने जाके ये बताया कि वो घूम रही है, अब हम मानते हैं कि घूम रही है। हम तो हर चीज़ को जाके कंफर्म नहीं कर पाते ना लाइफ में। तो कुछ चीज़ें हमें ऑथोराइज पर्सन से माने, क्योंकि वही नासा है, इसरो है, तो वो ऑथोराइज है ना, उन्होंने बताया। आपके फ्रेंड ने नहीं बताया कि पृथ्वी गोल है। ठीक है। तो और अर्थात किसी और के अनुभव को उसके कथनानुसार मान लेना। उनका अनुभव है, उन्होंने देखा है, बट आपने मान लिया। अर्थात प्रामाणिक व्यक्ति मतलब ऑथोराइज पर्सन।
ठीक है, तो ये हुए हमारे प्रमाण। अब हम चल रहे थे, देखिए 16 पदार्थों में से पहला था प्रमाण, दूसरा है प्रमेय। अब दूसरा है प्रमेय। प्रमाणों से आप क्या सिद्ध करते हो? प्रमाणों से आप किसी चीज को जान पाते हो, प्रमाण के थ्रू, मतलब एविडेंस के थ्रू। तो प्रमाण के थ्रू जिसको सिद्ध किया जाता है वो है प्रमेय। जैसे कि हम ये फिलोसफीज के थ्रू क्या जानना चाह रहे हैं? प्रमाणों के थ्रू हम इन प्रमाणों के थ्रू अपने आप को, अपनी आत्मा को, ईश्वर को, मोक्ष को, इन सब चीजों को ही तो जानना चाह रहे हैं ना। तो यही सब है प्रमेय। कौन कौन से हैं? 12 प्रमेय बताए इन्होंने। आपको आंसर में इस टाइप की चीजें लिखनी पड़ेंगी कि इसके अकॉर्डिंग पदार्थ कितने हैं, फिर कुछ का एक्सप्लेनेशन कम कम लाइंस में लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको नोट्स अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रमेय कौन कौन से? 12 प्रमेय हैं। पहला है आत्मा, या उसको जीवात्मा भी ब्रैकेट में लिख सकते हो। ठीक है, आत्मा मतलब जीवात्मा, परमात्मा नहीं है। परमात्मा को परमात्मा ही लिखा जाएगा, उनको हम आत्मा नहीं बोल सकते केवल। पहला है आत्मा, दूसरा शरीर, तीसरा है इंद्रिय, चौथा है अर्थ। अर्थ का मतलब समझते हैं। अर्थ होता है वो जो हमारी इंद्रियों से हम जिन चीजों का परसेप्शन करते हैं वो कहलाता है अर्थ। इंद्रियों से जो ग्राह्य विषय होते हैं वो है अर्थ। चौथा है अर्थ। पांचवा है बुद्धि, सिक्स्थ है मन, सेवेंथ है प्रवृत्ति, 8 है दोष, 8 है दोष, 9 है प्रत्याभाव। प्रत्याभाव का ब्रैकेट में लिख सकते हैं पुनर्जन्म। जानना चाहते हैं ना हम इन चीजों को ही, तो हम प्रमाण के थ्रू क्या जानना चाहते हैं? प्रमेय। और प्रमेय है ये सब। आपके भी मन में कभी इच्छा होती है कि मैं पुनर्जन्म जान जाऊं? होता भी है कि नहीं? सब बताते तो है, कोई बोलता है होता है, कोई बोलता है नहीं होता। जानने की इच्छा तो हमको होती है, बट हमारे पास कुछ कोई तरीका नहीं होता जानने का। तो प्रमाणों के थ्रू आप जिनको जानते हैं वो है प्रमेय। ये सब प्रमेय है, पुनर्जन्म वगैरह ये प्रमेय में आता है। उसके बाद है 10वां है फल, फल एंड 11वां है दुख, दुख एंड 12th इज अपवर्ग। अभी देखिए इन्होंने अपवर्ग, इसको आप ब्रैकेट में मोक्ष लिख सकते हो, बट आपको अपवर्ग वर्ड यूज करना पड़ेगा, टर्म यूज करना पड़ेगा अपवर्ग, क्योंकि न्याय फिलोसफी में मोक्ष को अपवर्ग बोला गया है। इसलिए आप यहाँ मोक्ष या समाधि नहीं यूज कर सकते, आपको अपवर्ग ही लिखना पड़ेगा। तो इतने प्रमेय हैं, इतनी चीजों की जानने की हमको इच्छा होती है। इनको किन के थ्रू जानते हैं हम? प्रमाण के थ्रू। प्रमाण के थ्रू, प्रमाण के थ्रू प्रमेय को जानेंगे। तो इतनी चीजें तो हमारी लाइफ में हमेशा मिस्ट्री बनी होती है। पुनर्जन्म है या नहीं, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, फिर जो दिख रहा है वो तो नष्ट होने वाला, तो है क्या, इंद्रिय क्या है, बुद्धि, मन, ये सब, ये कर्मों का फल क्या है, दुख क्या है, दुख की डेफिनेशन क्या है, किसको दुख बोलता है एक्चुअली। हो सकता है कि जो आपको दुख लग रहा है वो किसी और के लिए सुख हो। दुख की कोई डेफिनेशन तो नहीं है ना, दुख की कोई डेफिनेशन नहीं है। एक ऐसे जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, एक पर्सन की डेथ हुई, उसका हस्बैंड, मतलब एक पर्सन की डेथ हुई, वो किसी का जो हस्बैंड था जिस उसकी डेथ हो गई, उसकी वाइफ को बहुत दुख हो रहा था, वो बहुत रो रही थी। ठीक है, अब उसका एक दोस्त भी, वो उसका जो फ्रेंड था वो भी बहुत परेशान था, कह रहे उसकी डेथ हो गई। एक आदमी था बड़ा खुश हो रहा था, क्योंकि उसने उससे कर्जा लिया हुआ था, उससे बोरो किया हुआ था, वो खुश हो रहा था कि चलो मेरे को वापस ही नहीं करना पड़ेगा अभी। तो दुख की कोई डेफिनेशन नहीं है। वो पर्सन मरा तो किसी के लिए खुशी की बात है, किसी के लिए दुख की बात है। तो मरना हमेशा दुख की बात नहीं होती। दैट मीन्स वो एक सिचुएशन है, वो दुख नहीं है। दुख की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग होगी, है ना। तो इसलिए हम उसको, दुख की कोई डेफिनेशन नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको प्रमेय में रखा है कि दुख क्या है ये जानना भी अपने आप में एक प्रमाण के थ्रू हम इसको जान सकते हैं। अब ये 12 हुए। अब मोक्ष को मैं थोड़ा बता देती हूँ यहाँ पे, फिर हम थर्ड पॉइंट पे जाएंगे, मतलब प्रमेय के बाद वाले में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये 12 हो गए कंप्लीट। सिर्फ मोक्ष को मैं बता रही हूँ, लास्ट वाले को। मोक्ष की प्राप्ति ही अपवर्ग है। अपवर्ग जो वर्ड इन्होंने यूज किया है ना, वहां के सामने में आप एरो करके लिख सकते हो। मोक्ष की प्राप्ति की को ही इन्होंने अपवर्ग बोला है। तो फिर मोक्ष क्या है? मोक्ष दुख से निवृत्ति ही मोक्ष है। और न्याय फिलोसफी में दुख 21 प्रकार के बताए गए हैं। उतने टाइप पे हम नहीं जाएंगे, बस लिख लीजिए दुख 21 टाइप के बताए गए। अब अपने वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट था हमारा प्रमाण, दूसरा पॉइंट था प्रमेय,
थर्ड पॉइंट इज अप संशय, संशय पे थे हम लोग। थर्ड इज संशय। ये 16 पदार्थ चल रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं अच्छा, प्रवृत्ति और दोष, ठीक है, अभी सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करते, नेक्स्ट क्लास में उसको अलग से ले लेंगे, ठीक है, चलेगा ना। प्रवृत्ति और दोष, और इनमें से कोई पॉइंट होगा आपको जो समझना होगा तो वो मुझे बता दीजिए अभी। या मुझे मैसेज भी करेंगे तो चलेगा, या बता दीजिए अभी, तो नेक्स्ट क्लास में उसको रिकॉर्डिंग ऑफ करके उन वाले क्लास, या फिर ठीक है चलेगा रिकॉर्डिंग में भी कोई इशू नहीं है, बट ये फ्लो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो थर्ड है हमारा पॉइंट संशय। संशय, संशय किस बात का, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, 16 पदार्थ, कौन कौन से पदार्थ होते हैं, संशय एक पदार्थ माना है। मतलब जब तक हम किसी चीज के लिए श्योर नहीं हो जाते तब तक हम संशय की स्थिति में रहते हैं। शाम का टाइम है, थोड़ा सा लाइट उतनी प्रॉपर नहीं है, अंधेरा हो गया है, तो आप रस्सी को जो सांप समझ रहे हो, उस टाइम की जो स्थिति है, आप सांप भी समझ रहे हो और रस्सी भी समझ रहे हो। ऐसा भी समझ रहे हो सांप भी हो सकता है, भाई शाम का टाइम है, बारिश का टाइम, और ऐसा भी समझ रहे हो अरे हो सकता है रस्सी हो। तो जो संशय की स्थिति है ना, ना आप इस पे श्योर हो पा रहे हो ना उस पे, लेकिन मान आप दोनों रहे हो, इस स्थिति को बोलते हैं संशय। मतलब डाउटफुल हो आप, श्योर किसी के लिए भी नहीं हो, दैट इज नोन एज संशय। मतलब अर्थात एक वस्तु में दो वस्तु का या एक से अधिक वस्तुओं का बोध होना इज संशय। फोर्थ इज प्रयोजन। एक्चुअली मैं उनका डिटेल भी आपको बता सकती थी, बट फिर वो काफी डिटेल हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा है, नेक्स्ट क्लास में हम उनको ले लेंगे, ठीक है ना। प्रमेय जो है ना उनको डिस्कस कर लेंगे, सारे प्रमेयों को। फोर्थ इज प्रयोजन। प्रयोजन को क्यों पदार्थ में रखा है, प्रयोजन मतलब अर्थात किसी कार्य को करने हम क्यों जाते हैं, रीजन, मोटिव, उसका मोटिव क्या है, यह न्याय शास्त्र हमें बताता है, इसलिए उन्होंने उसको पदार्थ बोला है। कि जो दिन में आप जो भी दिन रात आप जो काम कर रहे हैं, उनका मोटिव क्या है, वो भी एक पदार्थ है, उसको जानना भी एक, न्याय फिलोसफी ने बताया कि इसको भी जानना चाहिए, एक पदार्थ है। फिफ्थ इज दृष्टांत। दृष्टांत, दृष्टांत को आप बोल सकते हैं उदाहरण, बट कैसे अलग है वो मैं बताती हूँ कि केवल उदाहरण क्यों नहीं बोल सकते। दृष्टांत मतलब किसी उदाहरण के द्वारा, किसी एग्जाम्पल के द्वारा, किसी एक दूसरे इंसिडेंट को समझना, ठीक है, कैसे। अब आप बोलेंगे तो अनुमान प्रमाण की जैसा लग रहा है, अनुमान में भी तो हम नहीं, उपमान प्रमाण के जैसा लग रहा है, उपमान में भी तो हम एग्जाम्पल से थ्रू समझ रहे थे, नील गाय को हम गाय से कंपेयर किया था, बट क्यों अलग है वो मैं बताती हूँ। जैसे राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, अब दूसरे किसी को कोई ऐसा है कि उसको बाहर जाना है, अपना देश छोड़ के बाहर जाना है, तो हम ऐसी जैसे बोल देंगे तुमको तो राम के जैसे वनवास या इतने टाइम के लिए जाना, तो राम का जो वनवास था ना वो एक पूरा इंसिडेंट है, एक जस्ट एक कोई छोटा एग्जाम्पल नहीं है, पूरा 14 साल का वनवास। तो ये एक दृष्टांत दिया आपने, दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल, ठीक है। बट ये उपमान प्रमाण से अलग क्यों है, क्योंकि वहां पे नील गाय और गाय को आप कंपेयर कर रहे थे, तो यहाँ पे घटना को कंपेयर कर रहे हो। तो उपमान प्रमाण से क्यों अलग है, क्योंकि वहां पे, यहाँ पे पूरी एक कथा होती है एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब आपको राम के 14 वर्ष के पूरे वनवास के साथ में उसको कंपेयर करना पड़ेगा, पूरी घटना को। वहां सिर्फ एक था कि वो गाय उसके जैसे दिख रही जस्ट, यहाँ पे पूरा एक इंसिडेंट है, 14 साल का पूरा वनवास, या इसी तरह की कोई भी घटना, ठीक है। सिक्स्थ सिद्धांत। फिलोसफी पढ़ते तो लगता है दूसरी दुनिया में चले गए, आप लोग को कुछ अभी नहीं लग रहा हो, किचन विचन खाना वाना ये क्या होता है, अरे ये भी करना है, बाद में जाके लगेगा अभी अच्छा ये भी करना पड़ेगा। मैं तो न्याय फिलोसफी में थी अभी कि दृष्टांत क्या, सिद्धांत क्या। सिक्स है सिद्धांत। जो अर्थ प्रामाणिक रूप से स्वीकृत होता है वो सिद्धांत कहलाता है, प्रामाणिक मतलब एविडेंस के साथ में सिद्ध हो गया तो वो कहलाएगा सिद्धांत। जैसे महात्मा गांधी का सिद्धांत सिद्धांत था, वो सत्य बोलते थे, ये उनका सिद्धांत था, उनका प्रिंसिपल था। तो ऐसे प्रिंसिपल्स जो प्रामाणिक रूपों से स्वीकृत होते हैं उनको बोलते हैं सिद्धांत। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया, महात्मा गांधी सत्य बोलते थे, ये उनका सिद्धांत था, उनके साथ में ही रिलेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को माना, हमने देखा था, जो उस टाइम के लोग थे उन्होंने प्रामाणिक किया था, मतलब देखा हुआ था उनको कि वो हमेशा सत्य बोलते थे, चाहे कितनी ही बेकार परिस्थिति आ जाए, बट वो सत्य बोलना नहीं छोड़ते थे कभी। सेवेंथ है अवयव। अवयव मीन्स पार्ट और अंग, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग को, अदरवाइज वर्ड तो आपको अवयव ही लिखना पड़ेगा। प्रमेय के जो 12 प्रमेय हैं उनका मैं एक अलग से आपको आंसर करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, जैसे कि वो इससे अलग रहे, इसमें बीच में हौच-पौच हो जाएगा, 1 2 3 दूसरा डालेंगे ना, उसका एक अलग आंसर आप समझ लीजिएगा उसको नेक्स्ट में। अवयव
सेंटेंस के पार्ट को अवयव कहा जाता है। ये एक पदार्थ न्याय फिलोसफी ने माना गया है। सेंटेंस के पार्ट्स और उन पार्ट्स के नाम भी दिए गए हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। फिर से बोल देती हूँ, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। अब इनको भी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इनके एक्सप्लेनेशन लिखे नहीं आपको बताने के लिए, क्योंकि इसी का आंसर बहुत बड़ा बनेगा ये फिलोसफी का। अगर आप 16 पदार्थों को भी एक्सप्लेन करोगे उस फिलोसफी के अकॉर्डिंग, प्रमाणों को एक्सप्लेन करोगे, कम से कम 10 पेज का आंसर बन जाएगा। 10 नहीं तो 7-8 का तो बनेगा ही कम से कम। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गई एक्चुअली, इतना ओके है। अगर आप लोग को पढ़ने की इच्छा है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से करवा दूंगी उसको। 8 है तर्क। 8 नंबर, ये चल रहे हैं हमारे 16 पदार्थ में से 8 नंबर तर्क। आप समझ लीजिए आप कोर्ट में खड़े हैं और वहाँ पे उन ये टर्मिनोलॉजी वहाँ की है, आपको जल्दी आप रिलेट कर पाएंगे। लाइक तर्क, जैसे कि अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कोई लॉयर क्या करता है, कोई तर्क देता है ना, कि मैं मेरी बात जो आपको इसलिए सही माननी पड़ेगी क्योंकि उसके पीछे ये लॉजिक उन्होंने कुछ दिया। तो तर्क अपनी बात को तथ्य के साथ प्रूव करने के लिए जो आप लॉजिक देते हो, जो कोई फैक्ट सामने पेश करते हो, उसको बोला जाता है तर्क। ऐसे बोलते हैं ना, उन वकील ने ये तर्क पेश किया। कुछ होता है, लॉजिक होता है, वो ऐसी हवा में बातें नहीं करते। जो लॉयर्स होते हैं ना, उनके पास कुछ एविडेंस होता है, कुछ लॉजिक होता है, तब वो बोलता है, तो उसको बोला जाता है तर्क। और न्याय फिलोसफी कनेक्टेड है, आपको पता है न्याय फिलोसफी मतलब पूरा सारा हमारा जो नीति शास्त्र जिसको बोल सकते हैं, पूरा वही है। ठीक है, उसके बाद 9th है निर्णय। अब जो वाद विवाद हो रहा है, जो तर्क पेश किए गए, उस पर जो निर्णय हुआ वो कहलाता है निर्णय। किसी विवाद को निर्णय तक पहुंचाना निर्णय कहलाता है। 10th इज वाद। बस 8 बजे तक लेंगे, फिर आप लोग फ्री हैं और कल लेंगे, कल के लेक्चर में लेंगे बात बात का। 10th इज वाद। वाद मतलब विचार चर्चा करना, अर्थात किसी विषय को साबित करने के लिए दो पक्ष में से। अच्छा, वाद और विवाद में फर्क समझना। जब दो लोग झगड़ा करते हैं या दो लोग अपनी बात बोलते हैं तो उसको वाद विवाद बोलते हैं, लेकिन एक ही पर्सन बोल रहा है ना तब उसको वाद बोलते हैं। जब एक ही पर्सन बोल रहा है, दूसरा कुछ नहीं बोल रहा, तो वाद कहलाता है। मतलब विचार चर्चा करना, अर्थात किसी विषय को साबित करने के लिए दो पक्ष में से जब एक पक्ष अपना मत प्रस्तुत करता है तो वो कहलाता है वाद। और जब दोनों लड़ने लग जाते हैं ना, वो भी बोल रहे हैं वो भी बोल रहे हैं, तब कहलाते हैं वाद विवाद। समझ रहे ना, तो ये है वाद ओनली। 11th इज जल्प। जल्प मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई हार गया अपना केस, तो उन्होंने कुछ ऐसा कुछ छल किया, मतलब अपनी बातों में कहाँ से कुछ एविडेंस ऐसे तैयार किए कि कुछ छल के साथ में उन्होंने अपना जो अपनी साइड रखी या उन्होंने अपना जो मत था वो रखा। तो वाद में जब छल हो तब उसे जल्प कहा जाता है। छल छल के साथ में जब रखी जाती है अपनी बात। इसमें सत्य से मतलब नहीं रहता कि सत्य क्या है। वादी प्रतिवादी अपनी बात साबित करने के लिए जल्प का उपयोग करते हैं। छल के साथ में कुछ चीज़ों को मॉडिफाई कर देना और मॉडिफाई करके कुछ अलग ही चीज़ तोड़ मरोड़ के पेश कर देते ना अपनी चीज़ को, उसको बोलते हैं जल्प। 12th इज वितंड। वितंड है ये सब समझ लीजिए कि आप कोर्ट में खड़े हैं तो आप बहुत जल्दी रिलेट कर पाएंगे हर टर्मिनोलॉजी से। वितंड मीन्स सामने वाले की बात को साफ झूठ बोल देना कि आप साफ झूठ बोल रहे हो। ठीक है, कैसे वितंड कहलाता है। यहाँ खुद का या स्वयं का कोई तर्क नहीं होता। कैसे नहीं होता, जैसे वादी दो हैं, दो ही होते हैं ना कोर्ट में, तो दो लोग होते हैं। एक ने ये बोला है, दूसरा उसकी बात को झूठ साबित कर रहा है। तो जैसे वादी ने कहा कि राम अयोध्या में जन्म हुआ था, राम का जन्म अयोध्या में हुआ। दूसरा जो उसके अगेंस्ट है वो क्या बोल रहा है कि नहीं, राम का जन्म अयोध्या में हुआ ही नहीं है, ऐसे बोल रहा है। उसकी बात को झूठा साबित कर दिया कि हुआ ही नहीं है। बट उसके बाद अपनी बात को कुछ और फैक्ट नहीं है कि राम का जन्म अयोध्या में ना होकर दूसरी जगह हुआ है, ऐसा नहीं बोल रहा। वो बोल रहा है नहीं, राम का अयोध्या में तो हुआ ही नहीं है, कम से कम इतना मेरे को पता है। मतलब उसके पास अपना खुद का तर्क कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी बात को काटना है उसने। ये कहलाएगा वितंड। वितंड। ठीक है, जैसे हाँ, उसके बाद नेक्स्ट है छल। 13। छल में क्या करेंगे, वादी के पक्ष का खंडन करने के लिए उसकी बात के अर्थ को कहीं और ले जाना, कहीं और ले जाना उसकी बात को।
कुछ मतलब कुछ और बोल रहा है, वो उसकी बात को और कहीं लेके चले गए उसके बात का मतलब, तो वो कहलाएगा छल। फिर उसके बाद जाति। जाति मतलब वो कास्ट से मतलब नहीं है यहाँ पे, जाति मतलब है किसी की बात का खंडनात्मक उत्तर देना, जाति कहलाता है। जैसे कि आपने कुछ बोला और मैंने आपकी बात को टोटली डिनाई कर दिया, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे उस बात उसको कहेंगे जाति। उसमें आप मेरा खुद का भी हो सकता है पक्ष हो, क्योंकि जो वितंड था उसमें खुद का कोई तर्क नहीं था। ये जाति है, इसमें खंडन कर दिया और खंडन करके अपना उत्तर दे दिया। ठीक है, 15 इज हेत्वाभ्यास। हमारे 16 तो हो जाएंगे। फिर हम दूसरी चीज़ें जो मैम ने बोला ना, ममता जी ने, वो नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में उनको प्रमेय को ले लेंगे सारे। हेत्वाभ्यास मतलब हेतु का आभास। हेतु का अभ्यास मीन्स क्या होता है, जैसे एक वादी और प्रतिवादी खड़े हुए हैं कोर्ट में, एक ने बोला राजा जो होता है ना, किसी भी देश का, राज्य का राजा, वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, मतलब ईश्वर की तरह मानते हैं ना लोग अपने राजा को, ईश्वर की तरह मानते हैं। तो उस एक ने बोला राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब लोग उसको ईश्वर की तरह मानते हैं। तो दूसरे वाले ने दूसरे और उसने ये दो लाइन दो सेंटेंस बोले कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और ईश्वर अमर है, मतलब ईश्वर की कोई मृत्यु नहीं होती ना, ईश्वर को परमात्मा अमर है। तो इसलिए इस बात से दूसरे ने बोला तो क्या राजा भी अमर है, ये राजा अगर ईश्वर का प्रतिनिधि है तो क्या दैट मीन्स राजा भी अमर थोड़ी हो गया। तो यहाँ पे मतलब इस तरह से किसी की बात का खंडन करना, मतलब उसने क्या बोला राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और ईश्वर अमर है, तो दूसरे वाले ने ये बोल दिया तो क्या राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है तो क्या राजा भी अमर है। इस तरह से उसकी बात का खंडन भी हो गया और उसी लाइन में उसने दूसरी लाइन ऐड कर दी। इस तरह को बोलते हैं हेत्वाभ्यास। ये आप कैसा लग रहा है पढ़ाई करके? दूसरी दुनिया। फिलोसफी, न्याय दर्शन। आप अभी कोर्ट में हैं और आप दो लॉयर की बातें सुन रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कैसे जीतने के लिए, मुकदमा जीतने के लिए क्या क्या करते हैं पता है ना, अपना केस जीतने के लिए इतनी तरह की चीजें होती हैं। ये हमारे फिलोसफीज में लिखा हुआ है, सोचिए वही लिख दिया ये सब कि इतने तरीके से जो आप कर रहे हो ये वितंड की श्रेणी में आएगा, ये जल्प की कैटेगरी में आएगा। मतलब जो आज जो चीजें हो रही है वो सब पहले से ही लिखी हुई है हमारे वेदास में। वेद हो गया और हमारे फिलोसफीज, ये फिलोसफीज कहाँ से बने, वेद ही तो बेस्ड है ना, ये वेदों पे बेस्ड फिलोसफी पढ़ रहे हैं हम, जो सिक्स फिलोसफी, आस्तिक दर्शन, मतलब ये सब कहाँ से मिला है उनको, वेदों में। मतलब जो आज के टाइम पे जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं ना, वो कैसे लड़े जाते हैं, कैसे जीते जाते हैं, वो भी वेदों में लिखा हुआ है। आप सोचिए किस लेवल का नॉलेज है, इसलिए बोलते हैं डिवाइन नॉलेज है, वेदास को बोलते हैं डिवाइन नॉलेज है, मैनमेड नहीं है। वहीं पे उन लोग सब लिख के चले गए कि जब दो लोगों में झगड़ा हो, किसी को अपनी बात सिद्ध करनी है तो ये तरीके होते हैं, वितंड होगा, जल्प होगा, छल होगा, जाति होगा, इस टाइप की चीज़ें सब लिखा हुआ है। उसके बाद ये हो गए हमारे, हाँ लास्ट बचा है निग्रह स्थान। अब निग्रह स्थान बहुत ही जबरदस्त है। जब वादी के मत का प्रतिवादी उत्तर ही ना दे पाए, वो कुछ ऐसी बात बोल दे कि दूसरे वाले के पास कुछ उसका आंसर ही ना हो, वो उसका खंडन ही ना कर पाए, इसको बोलते हैं निग्रह स्थान। और हार मान ले वो अपनी कि नहीं मेरे पास अपने आप अपनी सफाई में अब कुछ बोलने को बचा ही नहीं, क्योंकि उनने इतनी सारी चीजें बोल दी, उसके पास कुछ नहीं बचा, उसने सरेंडर कर दिया, उसने हार मान ली। इसको बोलते हैं निग्रह स्थान। ये हमारे 16 हुए पदार्थ। इनको जान लेने से मोक्ष मिलता है, न्याय फिलोसफी ने ये बोला, इसलिए हम इन 16 को इतना पढ़ रहे थे ध्यान से। न्याय फिलोसफी ने बोला इनको अगर 16 को आपने अच्छे से स्टडी कर लिया तो ये मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब ये 16 हो गए। ईश्वर अकॉर्डिंग टू न्याय फिलोसफी हार्डली 2 मिनट में करेंगे, 8 o'clock खत्म करेंगे, फिर आगे का हम कल वाले क्लास में लेंगे, मोक्ष वगैरह कर ले लेंगे, और ममता जी ने जो क्वेश्चन पूछा वो भी कर ले लेंगे। ठीक है, ईश्वर क्या है न्याय के अकॉर्डिंग, तो न्यायायों के अकॉर्डिंग ईश्वर विश्व का निमित्ती कारण, एफिशिएंट कॉज है। ठीक है, जो भी नेचुरल जो चीज़ें हैं उनका कारण भी ईश्वर है, भौतिक जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, मतलब संसार की जो वस्तु है, एक स्लेट पेन पेंसिल भी, उनका कारण भी ईश्वर है, ऐसा उनका कहना है। हर चीज़ का कॉज ईश्वर है। ईश्वर विश्व का रचयिता, पालन पोषण करता, मतलब क्रिएटर भी वही है, संभाले हुए भी वही है, और डिस्ट्रक्टर भी वही है, वही डिस्ट्रॉय करने वाला भी है। ऐसा ईश्वर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। नित्य है, नित्य मतलब नित्य उसको बोलते हैं, इटर्नल उसको बोलते हैं, जो ना कभी पहले खत्म हुआ था ना आगे कभी खत्म होगा, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहने वाला है, वो होगा नित्य, मतलब इटर्नल।
असीम, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मतलब हमारे अंदर भी ईश्वर है, हर छोटे से छोटे एनिमल, छोटे से छोटे क्रिएचर में भी ईश्वर है, इसलिए उसको बोलते हैं सर्वव्यापी। ठीक। और जीव ईश्वर की प्रेरणा से ही अपने कर्म करता है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं ना, वो ईश्वर की प्रेरणा से कर रहे हैं, ऐसा न्याय फिलोसफी के अकॉर्डिंग। अर्थात जीवों को कार्य करने में इच्छा स्वतंत्र नहीं है। मतलब अभी हम जो कार्य कर रहे हैं ना, हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, वो ईश्वर हमसे करवा रहा है। क्यों करवा रहे हैं? हमारे जो प्रीवियस संस्कार है, प्रीवियस में हमारे पिछले जन्म के संस्कार भी आ सकते हैं कि हमारा कुछ वहाँ पे बैलेंस रह गया था, उसको कंप्लीट करवाने के लिए हमसे ये टास्क करवाया जा रहा है ईश्वर के थ्रू। मतलब हम कोई कार्य करने के लिए अपनी इच्छा पे स्वतंत्र नहीं है, हम आज़ादी से कोई काम नहीं करते, ईश्वर करवा रहा है, ऐसा न्याय फिलोसफी बोलती है। हर फिलोसफी नहीं बोलती, इसलिए आप मानना मत कि इसको ही मान लेना है, ऐसे में नहीं सोचिए। और सारी फिलोसफी पढ़ लीजिए, फिर आप अपने नतीजे पे, अपने डिसीजन पे पहुंचना कि क्या सही है। ईश्वर जीवों को अति संस्कार के अनुसार कर्म करने और फल पाने की प्रेरणा देता है। मतलब हमने प्रीवियस बर्थ में या प्रीवियस कुछ कर्म हमने ऐसे किए हैं जिसकी वजह से आज ये काम हमको करना पड़े। जैसे हम अभी दुख भोग रहे हैं, तो कुछ हमने किसी को दुख दिया होगा, उसकी वजह से हम दुख भोग रहे हैं। तो ये ईश्वर ने ऐसा कुछ व्यवस्था सिस्टम बनाया हुआ है कि उसकी वजह से हमको उसका फल पाना है जो हमने किया हुआ है। चाहे अच्छा काम किया तो अच्छा फल पाएंगे, खराब किया तो खराब फल मिलेगा, इस टाइप से। तो फिर ईश्वर ने विश्व की रचना क्यों की? तो न्याय फिलोसफी के अकॉर्डिंग करुणावश उन्होंने विश्व की रचना की। सृष्टि में अब विश्व की रचना की है तो सुख दुख स्वाभाविक है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी होगा। ईश्वर उचित लक्ष्यों की सिद्धि में जीवों की सहायता करता है। उचित लक्ष्य हमारा कौन सा है? हमारा लक्ष्य है मोक्ष, मोक्ष। इसलिए उसने हमारी रचना की है मनुष्य की, जिससे कि हम अच्छे काम करें, उचित कर्म करें और मोक्ष को प्राप्त हो। मोक्ष को कैसे प्राप्त होंगे? वो 16 पदार्थों को अच्छे से स्टडी करके, उनको समझ के, उनको अपने ऊपर अप्लाई करके, उन चीज़ों को, उनको अगर हमने समझ लिया तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा न्याय फिलोसफी कहती है। अब न्याय फिलोसफी के अकॉर्डिंग बचा है हमारा मोक्ष वाला पार्ट, ये हम कर लेंगे। और जो ममता जी का क्वेश्चन था, दैट मीन्स हम प्रमेय जो 12 है ना, 12 प्रमेय का एक शॉर्ट नोट बना लेंगे। ठीक है जी, पूछिए। जी हाँ, जी, जी, जी। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे, मतलब थोड़ा डीप में जाएँगे तो मज़ा भी आता है। ऐसे शॉर्ट में मैं जल्दी समझा दूँगी। अभी टाइम कैसा है हमारा? 1 सेकंड पहले हम इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं। जस्ट